पहलगाम ज्या ठिकाणी पर्यटक शांततेचा शोध घेत असतात त्या नंदनवनात भ्याड दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा रक्तरंजित इतिहास लिहायचा प्रयत्न केला। या हल्ल्याच्या घटनेने संपूर्ण देश हळहळला आणि या हल्ल्याचा संताप आज संपूर्ण देशभर उमटतोय। पण सर्वात तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे तर देशाचे शूर पुत्रांकडून, ज्यांनी आपल्या जीवाचं दान देऊन हा देश सुरक्षित ठेवला। अमरावतीच्या महार बटालियनचे माजी सैनिक आता पुन्हा सज्ज झाले आहेत। जर युद्ध झाले तर आम्ही मरण्यास तयार आहोत, असं स्पष्टपणे सांगितले आहेत रणझुंजार जवानांनी। पाहूया सिटी न्यूज अमरावतीवरून ही खास प्रतिक्रिया। पहलगाम येथे झालेला भ्याड हल्ला देशाच्या अस्मितेवर आघात करणार आहे। देशातील हजारो पर्यटकांमध्ये भीती निर्माण करणाऱ्या या घटनेचा अमरावतीतील महार बटालियनच्या माजी सैनिकांनी तीव्र निषेध केला आहे। जर देशाला पुन्हा आमची गरज भासली तर आम्ही जीव गमवायलाही मागे पुढे पाहणार नाही, असं ठामपणे सांगितलंय। 1999च्या कारगिल युद्धाचे साक्षीदार असलेल्या सैनिकांनी भारत-पाक युद्ध, कारगिलमधले लढाया आणि देशातील अनेक ऑपरेशन्समध्ये सहभाग घेतलेल्या या रणवीरांनी सांगितलं की पाकिस्तानने वारंवार भ्याडपणा दाखवलाय, परंतु प्रत्येक वेळी भारताने विजय मिळवलाय। देशावर संकट आलं तर आमचं रक्त पुन्हा मातीत मिसळायला तयार आहे, या शब्दात त्यांनी भावनांनी गाठ बांधली। 22 एप्रिलच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला। पहलगाम जम्मू काश्मीर या स्थळी असलेल्या पर्यटन स्थळी अतिरेक्यांनी प्रवेश करीत 28 भारतीय पर्यटकांना संपविलं। ही घटना नक्कीच संपूर्ण देशवासियांकरिता दुःख देणारी घटना आहे। या घटनेने संपूर्ण भारतातील नागरिकांनी शोक व्यक्त केलाय। केंद्रापासून तर गल्लीपर्यंत प्रत्येकाने मृत्युमुखी पडलेल्या 28 भारतीय पर्यटकांना श्रद्धांजली वाहिली। या दरम्यानच आता भारत आणि पाकिस्तान संबंध बिघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। केंद्र सरकारने या घटनेची दखल घेतलेली आहे आणि पाकिस्तानला बजावलेले आहेत। या घटनेवर आता काही दिवसांमध्ये भारत पाकिस्तान हे युद्ध पुकारण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। वातावरण तर बिघडलं, भारत देश हा ठाम आहे, नागरिक सुद्धा ठाम आहेत की देशाकडे कोणी डोळे जर उठारले तर डोळे काढण्याची सुद्धा या देशातील प्रत्येक सैन्य सोबतच नागरिकांचं भूमिका आहे। दर्शकांनो, याच दरम्यान घडलेल्या घटनेवर परिचर्चा आणि संवाद साधण्याकरिता आपण थेट दाखल झालेलो आहेत अमरावती शहरातील इरविन चौक बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक परिसरामध्ये। माझ्यासोबत जुळलेले आहेत, आपण पाहू शकताय ज्या सैन्याने या देशाकरिता आपला वेळ घालवला, म्हणजे देशाकरिता संरक्षण बजावलं, कुटुंब घरी, मात्र हेच सैनिक भारताच्या बॉर्डरवर दिवस रात्र देशाची सेवा केली। आपण पाहत आहात हे दृश्य आहेत महार बटालियनच्या बलाढ्य सैनिकांचं, ज्यांनी सेवा देऊन आपलं संपूर्ण कार्यकाळ संपला आणि नंतर सेवा निवृत्ती घेतल्यानंतर आज हे जुनून आहेत या देशाचा अभिमान बाळगण्याकरिता। थेट पहलगाम या घटनेवर आपण संवाद साधणार आहोत याच भारतीय जवानांसोबत, माजी सैनिकांसोबत। काय नाव आहे आपलं आणि काय सांगाल या घटनेवर? मैं पूर्व सैनिक हवलदार गजानन इंगले, अमरावती, महाराष्ट्र से। सबसे पहले मैं सिटी न्यूज के माध्यम से जो पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की और हमारे 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा और ऐसा डरपोक हमला किया, इस हमले में जितने भी पर्यटक शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं माजी सैनिकों की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। साथियों, हमारा देश जो है फिलहाल बहुत ही नाजुक घड़ी में चल रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे हमले हुए हैं, लेकिन आज जिनके द्वारा ये आतंकवादी पनप रहे हैं और हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे देश को सबक सिखाने का आज ये समय आ गया है। पूरा देश इस घटना का निषेध करता है और हम भी पूरे माजी सैनिक इस घटना का निषेध करते हुए जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसको निपटने के लिए जब भी गवर्नमेंट हमें बुलाएगी, हम एक सेकंड में बॉर्डर पर आज भी लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार है। जो बॉर्डर पर फिलहाल सैनिक कार्यरत है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे माजी सैनिक जो है, पूरे देश के लाखों माजी सैनिक
एक कॉल पर पूरे बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे और हमारा पूरा ताकत के साथ इस बार जो देश हमारे कई दशकों से भारत देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है उनको सबक सिखाने के लिए हम पूरे मुस्तैदी से तैयार है। इससे पहले पाकिस्तान जो है 3 बार हार चुका है। भारत देश के साथ किसी भी हालत में वो नहीं टिक सकता। 1965 में उन्होंने मुंह खाई है और 1971 में जो है उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो जनरल था वो अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत देश के भारतीय सैनिकों के सामने नतमस्तक हुआ था, घुटने टेकाए थे और सरेंडर हुआ था 1971 की लड़ाई में। उसमें महार रेजिमेंट जो भारतीय स्थल सेना की जाबाज महार रेजिमेंट है जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1 अक्टूबर 1941 को स्थापन किए है। आज महार रेजिमेंट को 84 साल पूरे हुए हैं। ऐसे उस समय 1971 में हमारे महार रेजिमेंट की 2 महार बटालियन और 7 महार बटालियन, 1st महार बटालियन, ऐसे महार बटालियन पंजाब प्रांत में बॉर्डर पर तैनात थे और हमारे 2 महार बटालियन जो है पाकिस्तान के अंदर 60 किलोमीटर जो पर्वतली क्षेत्र है, पर्वतली की लड़ाई बोलते हैं, वो पर्वतली का जो पहाड़ है पाकिस्तान के अंदर 60 किलोमीटर घुसकर कब्जा किया था। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, यूएनओ है, उनके करार के द्वारा जब कोई लड़ाई हो जाती है और कोई इस प्रकार से हम कब्जा कर लेते हैं तो वो छोड़ना पड़ता है। वो करार के अनुसार हमने जो है 60 किलोमीटर जो पाकिस्तान का एरिया है वो समझौते के तौर पर छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान नहीं सुधरा है और उस समय पे फिर बाद में 1972 में दिवंगत इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अगुवाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं और बांग्लादेश हुआ है। फिर भी पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं लेता। फिर भी उन्होंने जो है 1999 में जो कारगिल युद्ध जो है वो करने की हिमाकत की थी और उस समय भी हमारी जो भारतीय सेना है, तीनों सेनाओं ने मुस्तैदी के साथ कारगिल युद्ध लड़ा और उस समय भी 99 में जो है हमने कारगिल युद्ध जीता है। ऐसे 3 बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है और तीनों बार जो है भारत की जीत हुई है। पाकिस्तान हार चुका है और आज भी वो जिधर धमकी देने की कोशिश करता है कि हम भारत को जो है ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे, वैसा नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान ने सुन लेना चाहिए कि अगर इस बार जंग हुई तो पाकिस्तान जो है ये शब्द ही नहीं रहेगा, नक्शे से पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने में 1 सेकंड नहीं रहेगी। और भारत के साथ इस प्रकार से जो है कभी उसने इज्जत नहीं करना चाहिए और करेगा तो इस बार जो है नक्शे से पाकिस्तान पूरा मिट जाएगा। पहलगाम या घटनेवर आता भारताने पाकिस्तानचं पाणी रद्द केलेलं आहे। आता समोरची आता परिस्थिती काय निर्माण होणार आहे, काय आपलं नाव सांगाल आणि कितपर्यंत आपण सेवा दिली आहे देशाकरिता? मी माजी सैनिक हवालदार सतीश नाईक। पहलगाममध्ये जे घटना घडली आहे त्याचा तर आम्ही सर्व माजी सैनिकांतर्फे निषेधच करतो आणि कारगिल युद्धात पण आम्ही होतोच आणि हे जे पाणीपासून केलंय आम्ही सरकारसोबत आहेतच आणि आम्हाला कधी बोलावलं तर आम्ही जाऊ। नक्कीच कारगिल युद्धाचे सुद्धा हे साक्षीदार माजी सैनिक, ज्यावेळेस कारगिल युद्ध छेडलं गेलं होतं हेच सैनिक सुद्धा भारताच्या बाजूने म्हणजे भारत देशाकरिता आपल्या प्राणाची आहुती देण्याकरिता सज्ज होते। कारगिल युद्ध हे सहज साधन होतं कारण वरच्या बाजूने थेट खालच्या दिशेवर प्रहार केला जात होता। काय सांगाल त्या कारगिल युद्धाबद्दल आणि आता पहलगामच्या या घटनेवर भारत देश पाकिस्तानासोबत आता व्यवहार बिघडलेला आहे, परिस्थिती युद्धाची येत आहे। कारगिल मध्ये पण आम्ही होतो, तिथे खूप परिस्थिती गंभीर होती आणि आता सुद्धा गंभीर आहे। तर आम्ही आता जायला तिथं तयार आहे आणि पूर्ण जीवन आम्ही तिथं द्यायला तयार आहे। कशी परिस्थिती झालेली आहे? आपण सुद्धा त्या ठिकाणी युद्धामध्ये सहभागी होते दिवस आणि आताची परिस्थिती बदलली, मात्र आता थोडंसं वेगळं युद्धाचा प्रकार घडत आहे, काय सांगाल? मी हवालदार म्हणून 100% युद्धाचे तर आता कारण तर खूप बिकटमध्ये आली, व्यवस्था बिकटली आहे आणि जे 28 जो लोक तिथे मारले गेले आहे ते आम्ही
आम्हाला पण तिथे बोलावलं तर आम्ही जाण्यासाठी आम्ही सगळेजण तयार आहे. काय सांगाल आता पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रीने सुद्धा भारताला धमकी दिलेली आहेत आणि भारत देश सुद्धा आता सज्ज झालेले आहेत. सुरक्षा मंत्री तेथील सुद्धा एक भुट्टो त्यांनी सुद्धा धमकी दिलेली आहेत. या घटनेवर आता भारत पाकिस्तान युद्ध नेमकं घडणार का की वेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या दबाव येणार? सबसे पहले जो पाकिस्तान ने भारत को धमकी देने की कोशिश की है, ये जो है गिदड़ धमकी की जैसी धमकी है. इससे पहले जो है पाकिस्तान 3 बार हार चुका है और इस बार भी वो नेस्तनाबूद हो जाएगा. पाकिस्तान पूरा नक्शे से मिट जाएगा. कोई भी इस प्रकार से जो है दूसरा देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करता है तो मैं ही बड़ा ये जो है उनका चलते रहता है. लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं, वहाँ के परिस्थिति है, दो समय की रोटी उन लोगों को नहीं मिलती है. भिखारी हो चुका है पाकिस्तान. ऐसे भिखारी देश अगर समझो हमारे देश के साथ लड़ाई लड़ने का मतलब एक हिम्मत करता है तो ये गिदड़ धमकी के जैसा होगा. लेकिन उन्होंने समझ जाना चाहिए कि इससे पहले भी वो जो है काफी मतलब घुसपैठ कर चुका है और हमारे जो नापाक या बेकसूर लोग हैं उनको मतलब मारने की कोशिश की है. इस बार जो है उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है और भारत ने जो है पूरी ठान ली है कि अगर समझो एक हुक्म दिया जाता है सेना को तो 1 मिनट के अंदर जो है पाकिस्तान के ऊपर पूरा हमला बोला जाएगा और पाकिस्तान को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा. ये इस बार जो है आर पार की लड़ाई होने वाली है और उसमें जो है हम जो पूर्व सैनिक है, हमने बॉर्डर पर ड्यूटी की है. कारगिल युद्ध के दौरान भी हम मतलब लड़े हैं और कश्मीर बॉर्डर पर भी ड्यूटी की है और हम जो है पूरे परिपक्व है. हमारी जो सेना है वो सेना के साथ जो है आज भी हमें भेजा तो हमें कोई फिर से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है. आज भी हम बंदूक उठा के सीधा शूट कर सकते हैं क्योंकि हमारी मतलब पूरी अनुभव है और उस एरिया में हमने ड्यूटी करने की वजह से हमें वो एरिया जो है पूरी तरह से परिचित है और लड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. और जो सेना बॉर्डर पर है उनको तो दिक्कत है ही नहीं, लेकिन हमारा डबल मतलब सेना ऐसी बढ़ जाएगी और पूरा पाकिस्तान जो है नेस्तनाबूद हो जाएगा. और समझ जाना चाहिए पाकिस्तान ने कि भारत सरकार ने जो है उनका जो पानी है, हमारे पानी से वो जो अपने जीवन में यापन करते हैं और हमको ही धमकी देने की कोशिश करते हैं. तो इसके बाद जो है और भी जो पाकिस्तान के ऊपर निर्बंध लगाना है वो सरकार कोशिश कर रही है और किस प्रकार से पाकिस्तान को सुधारने की एक मौका दे रहे हैं. लेकिन जो बिगड़ा हुआ लड़का रहता है उसको कितना भी मतलब सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं सुधरता. उसको जो है लात मार के उसको गला पकड़ के उसको नीचे जब तक पटकते नहीं तब तक वो सुधरेगा नहीं. और इसी प्रकार से ये पाकिस्तान की हालत है और एक बार जो है पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए. पूरे देशवासियों की ये आवाज है और हम पूरे माजी सैनिकों की आवाज है. लड़ाई जो है कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें कोई किसी का फायदा तो होता नहीं क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो है इस विश्व को शांति का संदेश दिया है और पूरे विश्व को आज की स्थिति में युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध चाहिए. लेकिन कोई हमारे ऊपर जानबूझकर अटैक करता है तो हम जो है उनको छोड़ने वाले नहीं है. उस समय जो है हम जो कोशिश करेंगे मारेंगे ये कोई पाप में नहीं जाएगा क्योंकि हमको हमारा रक्षा भी करना है. हमारा जो स्वाभिमान है देश का वो भी मतलब कायम रखना है. तो पाकिस्तान ने समझ जाना चाहिए कि जब तक वो इस प्रकार से कायराना हरकत बंद नहीं करता पूरी तरह से तब तक जो है वो भारत से जो है पूरा नेस्तनाबूद होने में तैयार रहे और पाकिस्तान का जो है सफाया होना निश्चित है इस बार. और ये जो आर पार की लड़ाई लड़ेगी ये जो है पूरा मतलब नेस्तनाबूद हो जाएगा. और हम माजी सैनिक जो है पूरे देश के भारतीय स्थल सेना के साथ तैयार है मुस्तैदी से लड़ने के लिए. जब भी एक कॉल आ जाएगा सैनिक बोर्ड के माध्यम से या केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली के माध्यम से रक्षा मंत्रालय से हम जो है हमारा बिस्तरा बांध के जाने के लिए बॉर्डर पर तैयार है. आक्षेप घेतला जातोय की पहलगाम या ठिकाणावरून अनेक अंतरापर्यंत बॉर्डर आहे भारताची, तरी सुद्धा अतिरेक्यांचा प्रवेश कसा आहे, सुरक्षावर
प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, यावर काय आपण सांगाल? मी उत्तम डोंगरे, 2 महार रेजिमेंट. अतिरेक्यांचं जे येणं आहे त्यात जे काश्मीर आहेत, जे POK मध्ये आहे, म्हणजे पाकमध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. तर त्यातले लोक अजूनही पाकिस्तानच्याच अंडरमध्ये आहेत. त्यांच्या सहवासात ते लोक येतात. म्हणून तिथे RR जे आहे, मी मोटर पाठवून हवालदार होतो फर्स्ट RR मध्ये, आणि त्यात पाहिलं मी बरेचसे आतंकवादी येतात आणि मी बरेचसे ऑपरेशन केले आहेत. तर त्याच्या माध्यमातून ते लोक येत असतात आणि बरेचसे त्यात ग्रुप आहेत मिलिटंटचे. तर ते आम्ही सर्च करून, कॉर्डन सर्च करून ते आम्ही हे करत होतो. ही जी लढाई आहे, ही लढाई म्हणजे ही काही साधी गोष्ट नाही आहे. त्याच्यामध्ये सर्व देशांचं आर्थिक पूर्ण खचून जाते. त्याच्यामुळं ही काही साधी गोष्ट नाही. पण जरी पण असे जर हमले झालेत तर आम्ही माजी सैनिक पूर्ण येऊ आणि देशाची रक्षा करण्यासाठी आम्ही तत्पर राहू. नक्कीच. शेवटचा प्रश्न घेतोय की भारताच्या बाजूने कोणता देश उभा राहत नाही जर अशी परिस्थिती निर्माण झाली, मात्र पाकच्या बाजूने छुप्या पद्धतीने चीन म्हणा, इतर देश त्यांना छुप्या पद्धतीने त्यांना पाठिंबा देत आहेत, यावर काय प्रतिक्रिया? साथियों, जब भी 2 देश में लड़ाई हो जाती है तो इस विश्व में दोनों देशों के मित्र पक्ष भी होते हैं. हमारे भी भारत देश के मित्र पक्ष है. जिस प्रकार पाकिस्तान जो है हमारा देश का शुरू से दुश्मन रहा है, उसी प्रकार से जो है चाइना भी हमारा दुश्मन तो रहा ही है, क्योंकि चाइना ने भी काफी हमें नुकसान पहुंचा है 1962 में. और बीच में जो 2017 में जो है गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक जो है वो शहीद हुए थे चाइना बॉर्डर पर. तो वो भी कोई हमारा मित्र तो है ही नहीं. लेकिन इस बार अगर लड़ाई हो जाती है तो निश्चित तौर पर चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है. उसी प्रकार से जो है भारत के साथ भी बाकी देश भी सपोर्ट करेंगे और इस प्रकार से सपोर्ट चलते रहेगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से. और ये जो लड़ाई है 2 देशों के बीच में, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, कब्जा हो जाता है, उस समय पे वो मुंह खाकर वो खत्म हो जाती है. और अभी एक शंका निर्माण की थी कि बॉर्डर पर इतने सारे सैनिक तैनात होने के बाद भी ये घुसपैठी कैसे घुस जाते हैं देश में. मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने खुद बॉर्डर पर ड्यूटी करी है. और जो प्लेन एरिया है, जैसा राजस्थान है या पंजाब है, इस एरिया में जो है तार की फेंसिंग डाली हुई है. लेकिन जम्मू के ऊपर जब जाएंगे अपन, उस समय पे जो है 3-3, 4-4 महीना जब बर्फ गिरती है तो आंधी चलती है, तो बर्फ की पहाड़ी जो है पूरी ढह जाती है और पहाड़ी दूसरे दिन जो है पता ही नहीं चलता यहाँ पे पहाड़ था करके. इस प्रकार से नदियां है, नाले है और बड़े बड़े पेड़ है. उस एरिया में जो है फेंसिंग डालना नामुमकिन है. ऐसे एरिया में जो भारत की और पाकिस्तान की चोटियां रहती है, पिकेट रहते हैं और बीच में डाउन एरिया रहता है. तो जब कोहरा पड़ जाता है, मतलब जिसको मराठी में धुका बोलते हैं, तो 10 मीटर के अंदर का भी मतलब एरिया दिखता नहीं. तो ऐसे समय पे जो है पाकिस्तान जो है उनकी चोटी से हमारे जो नीचे घात लगाने के लिए जो सैनिक जाते हैं नाले तक या नदी तक, अपने बॉर्डर तक, उनके ऊपर सीधा फायर करते हैं. और वहाँ पे कोई बंकर नहीं होता जब घात लगाते हैं. ओपन में मतलब जो पत्थर है उसका सहारा लेके वहाँ पे रात भर बैठना पड़ता है हमारे सैनिकों को. तो उस समय ऊपर से जब फायर आ जाता है पाकिस्तान की तरफ से, तो हमारे जो सैनिक जो है ट्रेंच के माध्यम से अपने पिकेट की तरफ पीछे हो जाते हैं. उसी दौरान जो है जो आतंकवादी है वो नदी के पास, किनारे पास राह देखते हुए बैठते हैं कि जब ये सैनिक पीछे हटेंगे फायरिंग को देखते हुए तो वो आगे बढ़ जाते हैं. और ऐसा मौसम का
फायदा लेकर जो है घुसपैठी जो है वो भारत के अंदर घुस जाते हैं। बर्फ रहता है, बर्फ के अंदर जो है जो सफेद कपड़े पहनकर अगर जाते हैं तो 10 मीटर का जो एरिया है वहां पर किसी को देख नहीं सकते, तो ऐसे इसमें जो है छुप कर बैठ के जैसा भी मतलब मौका मिलता है वो घुसपैठ करते हैं। लेकिन फिर भी काफी समय, काफी हद तक भारतीय सेना जो है उनको चुन चुन कर मारने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उनकी ऐसी चैन रहती है, पहले 2-3 लोग भेजेंगे, फिर उसके पीछे 2-3 लोग रहेंगे, पहले अगर मतलब सक्सेस हो गए तो पीछे वाले मतलब मारे जाएंगे। तो ऐसा करते करते वो जो वहाँ के बेरोजगार लोग हैं उनको पहले पाकिस्तान जो है, उनकी आर्मी जो है, ISI जो है वो उनके खाते में पैसे डालते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और वो लड़कों को ट्रेन करके भारत में वो घुसाते हैं। और वहाँ की जो परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ की जो बॉर्डर की बनावट है, उस बनावट की वजह से वहाँ के जो आतंकवादी है वो अंदर घुस जाते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि बगावत करने में तो कोई दिक्कत नहीं रहती, कि भारतीय सेना इतनी सारी होने के बाद घुसपैठी कैसे आ जाते हैं, लाजमी है, सवाल भी ठीक है। लेकिन वहाँ की जो परिस्थिति है हमने अनुभव किया है, हम रह चुके हैं वहाँ पे कश्मीर घाटी में, पिकेट पर रह चुके हैं। वहाँ की जो परिस्थिति है वो किस प्रकार से मतलब वहाँ के जो आतंकवादी उसका फायदा उठाकर भारत में घुसते हैं वो हमको पता है। इसलिए जो है जो लोगों की शंका है वो यहाँ पे मतलब मैं समाधान करना चाहूंगा। और ये भौगोलिक स्थिति की वजह से ये जो आतंकवादी आना जाना जो है ये चलते रहेगा। लेकिन हमारी जो सेना है वो अलग अलग मतलब पिकेट पे मुस्तैदी के साथ बाइनाकुलर नाइट विजन है, उसके माध्यम से वो देखकर, क्योंकि बर्फ और कोहरा होने की वजह से नाइट विजन भी काम नहीं करते और 10 मीटर का भी मतलब कोई दिखता नहीं, इसलिए ये घुसपैठी जो है मौसम का फायदा लेकर हमारे देश में आकर हमारे बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देशाचं संरक्षण करणारं, बॉर्डरवर आपल्या प्राणांची आहुती देण्याकरिता सज्ज होणारं अनेक वर्षापासून महार बटालियन जे भारताचं बलाढ्य एक बटालियन आहेत, थेट आपण त्यांच्या सोबतच संवाद साधला, ज्यांनी भारताच्या बॉर्डरवर गेली अनेक वर्ष सेवा दिली आहेत आणि देशाचं संरक्षण सुद्धा केलेलं आहे। पाहत आहात आपण जे मेडल मिळणं सुद्धा साधन नसते, खडतर जीवन प्रवास असतो, परिवाराला घरी सोडून, मुलांना घरी सोडून या भारत मातेचं संरक्षण करण्याकरिता थेट बॉर्डरवर अनेक वर्ष सेवा देणारे हे बटालियनचं कर्तबगार आणि संघर्षवादी बटालियनचे सैन्य जे आता सेवानिवृत्त झालेले आहेत, मात्र चेहऱ्यावर आजही देशाप्रती अभिमान आणि देशावर जर कोणी डोळा काढला तर आपलं बलिदान देण्यापुढे मागे पुढे पाहत नाही, तेच बटालियन। ख्वाजा आसिफ जे संरक्षण पाकिस्तानचे मंत्री आहेत, त्यांनी आता तर थेट भारताला धमकी दिली आहे। दर्शकांनो, या माध्यमातून आपण देशाचं संरक्षण करणारा, मी पुन्हा तेच म्हणतोय की अभिमान बाळगणाऱ्या, ज्यांचं आयुष्यच या देशाच्या संरक्षणाकरिता खर्च झालं आणि नक्कीच त्याच आपल्या भारत देशाच्या या सरकारने त्यांना छातीवर मेडल दिलेलं आहे। अभिमान या सैन्याचं, माजी सैनिकांचं, आणि म्हणूनच म्हणावं लागेल की या पहलगामच्या भडक्या आणि घाबरट्या पाकव्याप्त असलेल्या पाकिस्तानातील अतिरेक्याने जो भ्याड हल्ला केला, निष्पाप या भारतीय पर्यटकांचा जीव गेला, त्यांच्या पाठीशी संपूर्ण कुटुंबाशी हा भारत देशातील प्रत्येक नागरिक सज्ज आहेत, श्रद्धांजली व्यक्त केली आहेत। मात्र आता भारत देश सज्ज झालेला आहे त्यांना सबक शिकवण्याकरिता। या भारत देशामध्ये प्रत्येक नागरिक, लहान मुलगा असलेली असेल तर या भारत मातेचं संरक्षण करण्याकरिता आजही सज्ज आहेत। दिल दिया है जान भी देंगे, हिंदुस्तान के लिए सब भारत देश का नागरिक तयार है, हे वाक्य या ठिकाणी बोलतोय आणि या पाकिस्तानला धडा शिकवण्याकरिता आता भारत देश सज्ज आहेत। या पहलगामच्या विषयावर आपण
बलाढ्य आणि सैनिक जे माजी सैनिक आहेत महार बटालियनचे त्यांच्याशी संवाद साधला। त्यांनी सुद्धा आपल्या जीवन काळात भारत पाकिस्तानच्या युद्धामध्ये सुद्धा त्यांनी जे संपूर्ण अनुभवलेला आहेत, रात्रंदिवस सेवा दिली आहेत, त्यांची सर्व घटना त्यांनी कैद केली आहेत आणि स्पष्ट केल्या आहेत। आणि या दरम्यानच पुढील टप्प्यामध्ये आपल्याशी संवाद साधणार आहोत। याच दरम्यान पहलगामच्या घटनेवर भ्याड हल्ल्याच्या या घटनेवर नागरिक काय म्हणतात, पाहत राहा सिटी न्यूज। कारगिल पासून आजपर्यंत भारताच्या माजी सैनिकांनी दाखवलेली शौर्य हीच खरी देशाची ढाल आहेत। आज देश पुन्हा एकदा अशा ढालीकडे पाहतोय जे युद्धाच्या रणांगणात सज्ज आहेत। मरण्याची पर्वा न करता पहलगाम हल्ल्याचा बदला घेतला जाईल हा विश्वास आहे आमच्या शूरवीरांवर आणि हीच आहेत स्फूर्तीचं आणि प्रेरणेचं जिवंत उदाहरण।